नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएमपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2020 5 जुलाई को है। उसी को ध्यान में रखते हुए टाइम कम होने की वजह से हमने यह बाल विकास की श्रृंखला तैयार की है ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि यह श्रृंखला 300 प्रश्नों की है। यह पार्ट 1 है। प्रत्येक पार्ट में 30 प्रश्न हैं। तो यह 10 पार्ट में तैयार करके हम आपका सीटेट का बाल विकास कंप्लीट करा देंगे। यह श्रृंखला चैप्टर वाइज विद पेडागोजी है। इसी तरह मैथ, हिंदी, इन्वायरमेंट की भी श्रृंखला देंगे ताकि आप सभी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी बेस्ट दे सकें और आप 100+ अंक प्राप्त कर सकें। तो बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे तो लाभ ले पाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल आरएमपी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो ये यूपीटेट 2011 में आया हुआ है। तो किन के प्रति होती है? तो इसका पहला आंसर है पहला, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति के प्रति। किसके प्रति? उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति के प्रति। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या ये सभी। तो देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, यानी कि इन तीनों में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये सभी। तो आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य पूछा है। इसमें क्या पूछा है? शिक्षा का उद्देश्य। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखिए आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्यवसाय कुशलता के लिए। तो व्यवसायिक कुशलता का मतलब तो कुछ होता नहीं शिक्षा में। शिक्षा में सामाजिक जागरूकता होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना मतलब इसमें दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में दिखाया था जो सबसे ज्यादा अपर लेवल पे हो, यानी सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे। जैसे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो ये देखिए आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक जागरूकता कहीं हद तक सही है, ये व्यवसायिक कुशलता ये बिल्कुल गलत है। तो नीचे कह रहा है इसमें व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो व्यवहार के जीवन के लिए तैयार करते हैं बच्चों के लिए, ये एकदम राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पर। तो इसका 4th क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास का सिद्धांत पूछा गया, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, यह गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह गलत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही होती है विकास का सिद्धांत। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल होती हैं, लेकिन सभी विकास की दर समान नहीं होती। ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, सभी विकास की दर समान नहीं होती। चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पर। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये सीटेट 2011 में आया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर।
वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या कर ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? यानी 2 बताने हैं। तो अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, रूप भी देखिए परिवर्तित होता है, दर भी परिवर्तित होती है, अनुक्रम भी परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। क्या कही जाती है वो? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नवविचार। तो इसका राइट आंसर होगा रचनात्मकता। क्या होगा? रचनात्मकता। अब क्वेश्चन नंबर 13। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? माता पिता से। तो अगला क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व चालन, सदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्रॉयड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाली हैं, उन दोनों में मैंने जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में पूरा डिफाइन किया है। आप उसको जाकर के देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्न में से स्मरण करने की विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है मिश्रित विधि, ऑप्शन बी है विचार साहचर्य विधि, सी है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों ही स्मरण करने की विधि हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 16। तो 16 में देखिए, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक
रचनात्मकता के सूचक हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत। ऑप्शन बी रचनात्मकता और मौलिकता। ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि। ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट 2013 में भी आया है और सीटेट में भी कई बार आ चुका है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। ऑप्शन बी है प्रतीपकारी अवरोध। ऑप्शन डी है प्रतिबोधिक अवरोध। ऑप्शन डी है प्रत्यच्छादित अवरोध। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीपकारी अवरोध। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो इसका देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि नहीं है, ऑप्शन में नहीं है आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये गलत आंसर है इसका, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्या देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम पर चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है निबंधात्मक प्रश्न के बारे में हमें सबसे अच्छा इसमें से विकल्प देखना है, चारों में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। जब भी अगर हम किसी की व्याख्या करें तभी तो एक निबंधात्मक प्रश्न निकल के आएंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यानी विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को वैसे इस क्वेश्चन को तो आराम से पता होगा, ये किसने कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। विकास को के किस काल को, यानी अत्यधिक दबाव और तनाव के काल को स्टैनले हॉल ने कहा है। कौन सी अवस्था को कहा है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को। ए इज द राइट आंसर। तो 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अविवृत्ति संप्रत्य है, अविवृत्ति संप्रत्य है संज्ञापरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी संज्ञापरक भी है, संवेगात्मक भी है, क्रियापरक भी है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा ही, इसमें सबसे पहले आ चुका है सेम एज यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर शायद 7 है, उसमें भी सेम यही बात पूछी गई। वो सीटेट 2011 में क्वेश्चन आया था और ये यूपी टेट 2013 में आया है। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ, जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? देख लीजिए वही पॉइंट है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, इसको ध्यान रखना है, नहीं है तो स्मृति का कारक नहीं है, तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुभूति। स्मृति से संबंधित है, पहचान स्मृति से संबंधित होती है, धारण स्मृति से संबंधित होता है, पुनः स्मरण स्मृति से संबंधित होता है, लेकिन अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से, व्यक्तित्व से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति से। किससे? अभिवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो ऑप्शन ए है सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिप्रेरण, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य अभ्यर्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो क्या देते हैं इसमें? वातावरणीय कारक विकास को आकार जो देते हैं, क्या देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। और आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का, आनुवांशिकता खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या माना जाता है? गौण, स्थिर, गत्यात्मक या प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर, आंसर सी, आंसर सी, स्थिर। इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आप लोग को एक महत्वपूर्ण और बात बतानी है कि ये जो क्वेश्चन है हर टीचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो, एस टेट हो। तो अभी इस टाइम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अभी सीटेट 5 जुलाई को है, तो आप सभी सीटेट पे फोकस करिए। और हम इसी तरह आगे भी वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे। 10 पार्ट में आपकी पूरा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे हम इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो हिंदी की, मैथमेटिक्स की और इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए तो मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि मैं 3 से 4 वीडियो दूंगा, इंपोर्टेंट दूंगा, और आप विश्वास करिए 1000% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 में से 30 आएंगे, 29 भी नहीं आ सकते हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, मैं गारंटी देता हूं ईवीएस में 30 में से आपके 30 आएंगे। तो आप टेंशन ना लें जब तक हम हैं, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं अब